सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। तभी इजराइल में कई फाइटर जेट्स लॉन्ग रेंज हाई प्रिसिजन मिसाइल्स के साथ टेक ऑफ करते हैं। CIA और इजरायली इंटेलिजेंस के अनुसार जिस दिन ईरान के लीडर अयातुल्ला अली पर अटैक हुआ था, उस दिन ईरान की लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा तेहरान के कंपाउंड में इकट्ठा हुआ था। उनमें देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली भी शामिल थे। जेट्स के टेक ऑफ करने के लगभग 2 घंटे 5 मिनट बाद इजरायली मिसाइल्स उस कॉम्पाउंड पर स्ट्राइक करती हैं। बताया जाता है कि इसी तरह इजरायल और US द्वारा ईरान पर अटैक किया गया, जिसमें देश के लीडर की मौत हो गई। दरअसल US, इजरायल और ईरान के बीच टेंशन्स कई दशकों से चले आ रहे हैं। आइए पहले समझते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई। 1979 तक ईरान एक अथॉरिटेरियन मोनार्की था, जिस पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का रूल था और उन्हें US का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ था। लेकिन 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन में शाह का रेजीम खत्म हो गया। इसके बाद अयतोल्ला रूहुल्लाह खोमेनी ने पावर संभाली और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना की। उनका मुख्य गोल था कि ईरान को इस्लामिक लॉ पर आधारित कंट्री बनाया जाए। पावर में आने के बाद खोमेनी ने शाह की प्रो वेस्टर्न पॉलिसीज को खत्म कर दिया। इसके बाद US और उसका क्लोज एलाई जैसे इजराइल ईरान के डिक्लेयर्ड एनिमीज बन गए। फिर 1989 में खोमेनी की डेथ के बाद अली खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने। वे एक क्लेरिक थे जो धीरे धीरे पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप में ऊपर तक पहुंचे और कंट्री के पावर स्ट्रक्चर में एक की फिगर बन गए। समय के साथ ईरान, इजराइल और US के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स देखने को मिले। ईरान पर कई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए और उस पर यह आरोप भी लगाया गया कि वह रीजन में कई एंटी इजरायली मिलिशियाज को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। फिर 2002 में दुनिया को पहली बार पता चला कि ईरान 2 सीक्रेट लोकेशंस पर यूरेनियम एनरिच कर रहा था। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल 2 तरह से किया जा सकता है। एक तरफ इससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और दूसरी तरफ इसी टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं। यही वजह थी कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज को लंबे समय से शक था कि ईरान कहीं सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। हालांकि ईरान की गवर्नमेंट लगातार यह क्लेम करती रही कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पस यानी पावर जनरेशन के लिए है। इस न्यूक्लियर एक्टिविटी को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने कई स्ट्रेटजीज अपनाई। इनमें सीक्रेट साइबर अटैक्स, कुछ महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टारगेटेड किलिंग्स और खासकर वॉशिंगटन की तरफ से डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस शामिल थीं, ताकि बिना वॉर के इस इश्यू का सॉल्यूशन निकाला जा सके। इन एफर्ट्स का एक बड़ा रिजल्ट 2015 में सामने आया, जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन और ईरानी रिजीम के बीच एक हिस्टोरिक ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत ईरान को अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर कई स्ट्रिक्ट लिमिट्स स्वीकार करनी थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब तक न पहुंच सके। उस समय ओबामा ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग अमेरिकन डिप्लोमेसी की वजह से यह पॉसिबल हो पाया है। लेकिन यह डील ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स को इस अग्रीमेंट से विथड्रॉ कर लिया। ट्रंप का मानना था कि यह अरेंजमेंट वन साइडेड और बहुत खराब डील है, जिससे अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा। इसके बाद से ईरान, US और इजराइल के बीच रिलेशंस और ज्यादा टेंस हो गए। फिर 2025 में जब नए नेगोशिएशंस चल रहे थे, उसी दौरान इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कई एयर स्ट्राइक्स किए। इन अटैक्स में पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, जो जमीन के अंदर बने फोर्टिफाइड बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन स्ट्राइक्स में ईरान के 3 मेजर एटॉमिक साइट्स को भारी डैमेज पहुंचा। उसी साल देश की इकोनॉमी भी तेजी से गिरने लगी। नेशनल करेंसी क्रैश हो गई, फूड प्राइसेस तेजी से इंक्रीज करने लगे और आम लोगों की डेली लाइफ मुश्किल होती चली गई। बढ़ती इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जनता में गवर्नमेंट के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। फिर 2025 के अंत तक यह गुस्सा खुलकर सामने आ गया। पूरे कंट्री में मैस डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। हजारों लोग स्ट्रीट्स पर उतर आए। कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट्स हुए तो कुछ जगह रायट्स भी देखने को मिले।
इन प्रदर्शनों में कई लोग खुलकर इस्लामिक रिपब्लिक के एंड की डिमांड करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जनता से अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी जल्द ही उन्हें बाहर से मदद मिलने वाली है। लेकिन ईरानी सरकार ने इन प्रदर्शनों को बहुत सख्ती से दबा दिया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ा क्रैकडाउन किया और पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट बंद होने की वजह से कई दिनों तक दुनिया को यह पता ही नहीं चल पाया कि ईरान में क्या हो रहा है। बाद में जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार इन प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हो गई और लगभग 50,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के इस पूरे इलाके में धीरे धीरे अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी थी। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे थे कि अगर हालात नहीं बदले तो अमेरिका कड़ा कदम उठा सकता है। तनाव को कम करने के लिए 26 फरवरी गुरुवार को जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच आखिरी डिप्लोमेटिक बातचीत की कोशिश की गई। उम्मीद थी कि शायद बातचीत से कोई रास्ता निकल आएगा और टकराव टल जाएगा, लेकिन यह बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दोनों देशों के बीच तनाव पहले की तरह ही बना रहा। इसके 2 दिन बाद शनिवार 28 फरवरी को सुबह लगभग 9:40 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना हुई। शहर के एक सरकारी कंपाउंड को निशाना बनाया गया। यह जगह हर स्क्वायर के पास बताई जाती है। इस कंपाउंड में ईरान के कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर मौजूद थे, जैसे ईरानी प्रेसिडेंसी के ऑफिसेस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दफ्तर और देश के सुप्रीम लीडर का कार्यालय। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 से ही अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासकर CIA, ईरान की लीडरशिप की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। उन्हें यह समझने में खास दिलचस्पी थी कि अली खामेनेई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दबाव या खतरे की स्थिति में कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे अपनी लोकेशन बदलते हैं। बताया जाता है कि CIA कई महीनों से खामेनेई की गतिविधियों को ट्रैक कर रही थी। उनकी संभावित लोकेशन को मैप किया गया था और उनके आने जाने के पैटर्न्स का भी अध्ययन किया गया था। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि उस दिन उस कंपाउंड में ईरान के कई बड़े नेता और अधिकारी एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल की योजना यह थी कि हमला रात के समय किया जाएगा ताकि अंधेरे की आड़ में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन जब यह जानकारी पक्की हो गई कि इतने सारे बड़े अधिकारी एक ही जगह मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने हमले का समय बदल दिया। उनके लिए यह मौका बहुत महत्वपूर्ण था और वे इसे गंवाना नहीं चाहते थे। फिर अचानक इजराइल की मिसाइलें उस कंपाउंड की इमारतों पर आकर गिरी। हमले के समय कई नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एक इमारत के अंदर मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर अली खामनेई दूसरी इमारत में बताए जा रहे थे। हमले के बाद जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आईं, उनमें साफ दिखाई दे रहा था कि इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे इलाके से काला धुआं उठ रहा था। जियोलोकेशन से वेरीफाई किए गए वीडियो में भी कंपाउंड के आसपास भारी मात्रा में धुआं और तबाही दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में अली खामनेई की मौत हो गई। उनके साथ साथ ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ सैयद अब्दुल रहीम मोसावी और नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अली शमखानी भी इस हमले में मारे गए। मोहम्मद पाकपुर, जो IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ थे, और अजीज नजरजादे, जो ईरान के रक्षा मंत्री थे, इस हमले में मारे गए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की शुरुआत में सिर्फ लगभग 30 सेकंड के अंदर ही करीब 30 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई। इस पूरे सैन्य अभियान को इजराइल में ऑपरेशन रोरिग लायन और अमेरिका में एपिक फ्यूरी नाम दिया गया था। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन की योजना कई महीनों से गुप्त रूप से तैयार की जा रही थी। हालांकि इस हमले में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन बच गए। हमले के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी ने बयान दिया कि ईरान इस हमले का जवाब जरूर देगा और देश की सरकार पहले की तरह काम करती रहेगी।
सरकारी कंपाउंड पर किया गया हमला इस बड़े ऑपरेशन का सिर्फ पहला हिस्सा था। इसके बाद इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर तेहरान के आसपास मौजूद मिसाइल और रडार सिस्टम को निशाना बनाया, ताकि आगे होने वाले हवाई हमलों को आसानी से अंजाम दिया जा सके। इसके बाद ऑपरेशन की तीसरी लहर शुरू हुई। इस चरण में इजराइल ने लगभग 200 फाइटर जेट्स तैनात किए, यानी उसकी वायुसेना का बड़ा हिस्सा सीधे ईरान के अंदर मिशन में शामिल हो गया। इस चरण का मुख्य उद्देश्य था कि ईरान के जितने ज्यादा मिसाइल लॉन्चर और हथियार सिस्टम हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर दिया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के शीर्ष नेताओं पर हमले के लगभग 30 मिनट बाद अमेरिका भी इस सैन्य अभियान में शामिल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी हमलों का मुख्य निशाना ईरान के पूर्वी हिस्सों में मौजूद सैन्य ठिकाने थे, जो इजराइल से काफी दूर हैं। अमेरिका ने ईरान के नौसैनिक बेड़े, ईरानियन फ्लीट को भी निशाना बनाया। बताया जाता है कि अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरान के कई ठिकानों पर टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स दागे। वहीं अमेरिकी जमीनी सेना ने आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसी दौरान तेहरान में मौजूद कई सैन्य और कमांड सेंटर भी इजरायली एयर स्ट्राइक में निशाना बने। इसके अलावा ईरान के अलग अलग शहरों से भी कई बड़े धमाकों की खबरें सामने आईं। इन हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जारी कर इस सैन्य ऑपरेशन की आधिकारिक घोषणा की। अपने संदेश में उन्होंने ईरान के लोगों से कहा कि वे अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हों। ट्रंप ने कहा, जब यह सब खत्म हो जाएगा तब अपनी सरकार अपने हाथ में ले लो, वह तुम्हारी ही होगी। कुछ ही देर बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसी तरह का बयान जारी किया। लेकिन इन घोषणाओं के थोड़ी ही देर बाद एक बेहद दुखद घटना सामने आई। ईरान के हॉर्मोज़गान प्रांत के मिनाब शहर में स्थित सर टिब्बे एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल पर एक एयर स्ट्राइक हुई। ईरान के सरकारी मीडिया और अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 175 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर स्कूल की छात्राएं बताई जा रही हैं। हालांकि इन आंकड़ों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए सही संख्या बाद में सामने आ सकती है। इसके बाद ईरान में भी आक्रोश फैल गया और ईरान ने लगभग सभी मिडिल ईस्ट देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। यूएई के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईरानी ड्रोन हमला हुआ। ये ड्रोन एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से टकराया, जिसके कारण यूएई का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। दुबई के कुछ मशहूर लग्जरी होटल जैसे बुर्ज अल अरब और फेयरमाउंट में भी आग लग गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि यह आग सीधे हमले से लगी या मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के बाद गिरे मलबे से लगी। लेकिन ईरान के हमले केवल यूएई तक सीमित नहीं थे। बहरीन में मिसाइल और ड्रोन हमलों ने यूनाइटेड स्टेट्स 5th फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बनाया। एक वीडियो में ऐसा भी दिखाई देता है कि शाहेद ड्रोन नाम का ईरानी ड्रोन उस सैन्य ठिकाने से करीब 20 मिनट दूर एक ऊंची इमारत से टकराता हुआ नजर आता है। कतार के गृह मंत्रालय ने बताया कि देश पर 66 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इन मिसाइलों के मलबे से कम 8 लोग घायल हो गए। सऊदी अरेबिया में प्रिंस सल्टन एयर बेस को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। जॉर्डन की सेना ने भी बताया कि उसने 49 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया, जो संभवतः देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर जा रहे थे। वहीं कुवैत में ईरानी ड्रोन ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 यात्री टर्मिनलों को निशाना बनाया। इसके अलावा सीरिया में एक ईरानी मिसाइल के मलबे से कम 4 नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। इन लगातार हो रहे हमलों के बाद कतर और सऊदी अरब दोनों देशों ने साफ कहा कि वे इस हमले का जवाब देने का अधिकार रखते हैं, यानी आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस पूरे संघर्ष में अमेरिका की भूमिका काफी विवादित बन गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि अमेरिका का मकसद अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है और ईरानी शासन से पैदा होने वाले संभावित खतरों को खत्म करना है।
उनके अनुसार ईरान की गतिविधियां अमेरिका, उसके सैनिकों, विदेशों में मौजूद सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा बन रही थीं। ट्रंप के इस तर्क के अनुसार यह एक जरूरी वॉर था, यानी ऐसा वॉर जिसे भविष्य में होने वाले बड़े खतरे को रोकने के लिए पहले ही शुरू करना पड़ा। लेकिन कई विशेषज्ञ इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान वास्तव में अमेरिका के लिए सीधा और तुरंत खतरा कैसे बन रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास परमाणु हथियार बनने में अभी कई साल लग सकते थे। यहां तक कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की अधिकतम मारक क्षमता लगभग 3000 किलोमीटर तक ही है। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइलें आसपास के देशों के लिए खतरा हो सकती हैं, लेकिन सीधे तौर पर अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। इसी वजह से कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि उस समय वह अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में था। इसलिए इसे वॉर ऑफ नेसेसिटी यानी मजबूरी का वॉर नहीं बल्कि वॉर ऑफ चॉइस यानी अपनी इच्छा से शुरू किया गया वॉर भी कहा जा रहा है। ऐसे प्रिवेंटिव वॉर यानी पहले से हमला करने वाले वॉर्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर आलोचना होती है। कारण यह है कि अगर हर देश अपने दुश्मन को कमजोर देखकर उस पर हमला करने लगे तो दुनिया में लगातार वॉर की स्थिति बनी रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे वॉर को अवैध भी माना जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी इस बात पर बहस चल रही है कि क्या यह हमला अमेरिकी संविधान का उल्लंघन था। आलोचकों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही वॉर शुरू कर दिया, जबकि सामान्य तौर पर ऐसा फैसला लेने के लिए कांग्रेस की अनुमति जरूरी मानी जाती है। इस वॉर के खिलाफ अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए। कुछ लोग ईरान की सरकार का विरोध कर रहे हैं, जबकि कई लोग अमेरिका के वॉर में शामिल होने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाता है तो दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान के अंदर भी स्थिति बहुत जटिल बनी हुई है। कुछ लोग देश के सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह अली खामेनेई की मौत का जश्न मना रहे हैं, जबकि बहुत से लोग शोक मना रहे हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि उनकी जगह देश का अगला सर्वोच्च नेता कौन बनेगा। अभी के लिए सरकार ने एक अस्थायी शासन व्यवस्था बना दी है जो बदला लेने की बात कर रही है और इजराइल तथा अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। मरने वालों की सटीक संख्या अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। अमेरिकी सेना के अनुसार अब तक 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में 10 लोगों की मौत हुई है, यूएई में 3, बहरीन में 1, कुवैत में 1, लेबनान में 13 और इराक में 2 लोगों की जान गई है। ईरान की राहत एजेंसी इरानियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी के अनुसार हमलों के बाद से कम 555 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वहीं दी टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इन आंकड़ों में यह स्पष्ट नहीं है कि मरने वालों में कितने सैनिक थे और कितने आम नागरिक। कुल मिलाकर स्थिति अब भी बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं